मॉनसून सबको इजी लगता है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स इसी टॉपिक से होती हैं। रीजन ये नहीं है कि मॉनसून टफ है, प्रॉब्लम यह है कि हम गलत जगह फोकस करते हैं। इस वीडियो में मैं मॉनसून को एसएससी के एग्जैक्ट पैटर्न के हिसाब से क्लियर करूंगा ताकि एग्जाम में यही नंबर ना कटें। सबसे स्मार्ट तरीका है। देखिए, मॉनसून एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है, लेकिन परीक्षाओं में हर चीज नहीं पूछी जाती। सही बात है। ये जानना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही तैयारी का असली खेल है। और ये गाइड हमें सीधे उन्हीं पॉइंट्स पर ले जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो मेरे मन में भी हमेशा आता है। आखिर ये मॉनसून है क्या? क्या ये सिर्फ बारिश का दूसरा नाम है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में मॉनसून बारिश नहीं बल्कि हवा है। अच्छा। हाँ, सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये मौसमी हवाओं का उलटना है। अ सीजनल विंड रिवर्सल। बस यही एक लाइन याद रखनी है। मौसमी हवाओं का उलटना। हाँ, गर्मी के 6 महीने हवा एक दिशा में चलती है और सर्दी के 6 महीने ठीक उसके उल्टी दिशा में। परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी है वो है गर्मी वाली दिशा, जो समुद्र से जमीन की ओर होती है। बिल्कुल, समुद्र से जमीन की ओर। अच्छा, तो मॉनसून हवाओं का यू टर्न लेना है। ये तो काफी आसान लगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये हवाएं अपना रास्ता बदलती ही क्यों है? मतलब साल के 6 महीने समुद्र से जमीन और फिर बाकी 6 महीने जमीन से समुद्र की ओर, क्यों? जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा इसके पीछे। बिल्कुल, और यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। इसका सिर्फ एक मुख्य कारण है, जमीन और समुद्र के गर्म होने की रफ्तार में फर्क। ओके। इसे ऐसे समझिए कि गर्मी के मौसम में भारत का जमीनी हिस्सा, खासकर उत्तरी मैदान, अपने आसपास के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तुलना में बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा। जमीन एक तवे की तरह है जो धूप पड़ती तुरंत गर्म हो जाता है। और पानी को गर्म होने में वक्त लगता है। तो जब जमीन तवे की तरह तपती है तो उसके ऊपर की हवा का क्या होता है? जाहिर है वो भी गर्म होगी। एकदम सही। और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है, जमीन पर एक खाली जगह बन जाती है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में लो प्रेशर एरिया या कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं कुदरती वैक्यूम क्लीनर बन जाता है। और प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है? नहीं है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए कहीं और से हवा आएगी। बिल्कुल। उस समय समुद्र जमीन की तुलना में ठंडा होता है, तो वहां की हवा ठंडी और भारी होती है, यानी वहां हाई प्रेशर होता है। राइट। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दौड़ती है। तो समुद्र के ऊपर की ठंडी, नमी से भरी हवाएं उस वैक्यूम को भरने के लिए तेजी से जमीन की ओर भागती हैं। अच्छा। बस हवाओं का यही सफर दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहलाता है। मॉनसून का मुख्य कारण क्या है, इस सवाल का यही सबसे सटीक जवाब है। वाह, मतलब ये पूरा खेल तापमान और दबाव का है। तो ये दबाव का अंतर एक इंजन की तरह काम करता है, जो नमी से भरी हवाओं को भारत की ओर खींचता है। बिल्कुल। और इसी से जन्म होता है उस फिनोमेना का जिसे हम सब जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। लेकिन मैंने सुना है कि ये भारत में एक दरवाजे से नहीं बल्कि 2 अलग-अलग रास्तों से दाखिल होता है ना? आपने बिल्कुल सही सुना। जब ये मॉनसून भारत के दक्षिणी सिरे यानी कन्याकुमारी से टकराता है तो भारत की त्रिकोणीय बनावट की वजह से ये 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसे ऐसे समझें कि मॉनसून एक फौज की तरह है जो 2 अलग-अलग मोर्चों पर हमला करती है। पहली टुकड़ी है अरब सागर शाखा, जो पश्चिमी तट पर हमला करती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। हाँ, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा, जो समुद्र के ऊपर से घूमकर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। एक मिनट, ये दिलचस्प है। मतलब मॉनसून एक फौज है जो 2 मोर्चों पर हमला कर रही है। तो क्या इन दोनों में से कोई एक ज्यादा ताकतवर है? मेरा मतलब है, देश की ज्यादातर बारिश के लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर अक्सर परीक्षार्थी गलती करते हैं। वे दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अच्छा। अरब सागर वाली शाखा ज्यादा ताकतवर होती है और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा नमी लेकर आती है। ओह, 3 गुना? हाँ, हालांकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ज्यादा बड़े इलाके में बारिश करती है और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए मुंबई में बारिश अरब सागर शाखा से होती है तो कोलकाता और दिल्ली में बंगाल की खाड़ी शाखा से। बिल्कुल, दोनों की अपनी अपनी कहानी है। तो ये साफ है कि इन दोनों शाखाओं को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अरब सागर वाली शाखा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जब ये भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचती है
तो इसका सामना होता है पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों से। इसका क्या नतीजा होता है? इसका नतीजा बहुत नाटकीय होता है। इसे पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक? हाँ, सोचिए, नमी से लबालब भरी हवाएं तेजी से आ रही हैं और अचानक उनके सामने 1-1.5 मीटर ऊंची दीवार आ जाती है। हवाओं के पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठती हैं, वे ठंडी होती जाती हैं और उनकी नमी संभालने की ताकत कम हो जाती है। तो फिर नतीजा, सारी नमी बादलों में बदल जाती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, यानी मुंबई और गोवा जैसे तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है। और उस दीवार के दूसरी तरफ क्या होता है? मतलब महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र या पुणे? जब तक ये हवाएं उस पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ उतरती हैं, वे अपनी सारी नमी निचोड़ चुकी होती हैं। वे थककर सूखी हो जाती हैं। अच्छा। इसीलिए घाट का पूर्वी हिस्सा, जिसे रेन शैडो एरिया कहते हैं, काफी हद तक सूखा रह जाता है। रेन शैडो एरिया? जी, यह प्रभाव इतना जबरदस्त है कि मुंबई, जो साल में लगभग 2200 मिलीमीटर बारिश देखता है, उससे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पुणे में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 700 मिलीमीटर रह जाता है। 3 गुना से ज्यादा का फर्क सिर्फ एक पहाड़ की वजह से? ये तो अविश्वसनीय है। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि पश्चिमी घाट के पूर्व में कम बारिश क्यों होती है, तो उसका सीधा जवाब है रेन शैडो इफेक्ट। बिल्कुल, यह दुनिया में वृष्टि छाया प्रभाव के सबसे सटीक, सबसे बढ़िया उदाहरणों में से एक है। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती रही है। हम सब मॉनसून को गर्मी और बारिश से जोड़ते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तमिलनाडु की कहानी बिल्कुल उल्टी है। हाँ, वहां जब बाकी देश में मॉनसून खत्म हो रहा होता है, तब बारिश शुरू होती है। ये कैसे काम करता है? ये तो पूरे सिस्टम का एक अपवाद लगता है। और आपने उस नफ्स पर हाथ रख दिया है जहां से एसएससी लगभग हर साल सवाल पूछता है। हर साल? लगभग हर साल। ये मॉनसून की सबसे बड़ी पहेली है और इसका जवाब समझने के लिए हमें दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दोनों शाखाओं को याद करना होगा। ठीक है, तो अरब सागर वाली शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है और तमिलनाडु तो पश्चिमी घाट की दूसरी तरफ है, मतलब वो रेन शैडो एरिया में आ गया। एकदम सही। तो अरब सागर वाली शाखा से तो उसे बारिश मिली नहीं। ओके। अब बची बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। वो शाखा तमिलनाडु के तट के समानांतर यानी पैरेलल निकल जाती है। अच्छा, वो टकराती नहीं वो है। तट से टकराती ही नहीं, इसलिए वहां भी बारिश नहीं कर पाती। तो बेचारा तमिलनाडु गर्मी के मानसून में काफी हद तक सूखा रह जाता है। तो फिर वहां बारिश होती कब और कैसे है? वहां बारिश होती है सर्दियों में, लौटते हुए मानसून से, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून? हाँ, और ये एक ऐसा तथ्य है जिसे हर परीक्षार्थी को याद रखना चाहिए। तमिलनाडु की वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है। लौटता हुआ मानसून, ये नाम ही अपने आप में कहानी कह रहा है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से कैसे अलग है? इसमें 3 बड़े फर्क हैं। पहला, इसका समय। यह सर्दियों की शुरुआत में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है। दूसरा, हवा की दिशा। अब कहानी पूरी तरह उलट चुकी है। जमीन समुद्र से जल्दी ठंडी हो गई है, तो जमीन पर हाई प्रेशर है और समुद्र पर लो प्रेशर, तो हवाएं जमीन से समुद्र की ओर लौट रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हवा जमीन से आ रही है तो वो तो सूखी होगी, फिर वो बारिश कैसे कर सकती है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अच्छा। जब जमीन से आने वाली ये सूखी और ठंडी हवाएं बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वे प्यासे की तरह वहां से नमी सोख लेती हैं। ओके। और फिर यही नमी से लदी हवाएं जब आगे बढ़कर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकराती हैं, तो वहां जमकर बरसती हैं। चेन्नई में जो बाढ़ आती है वो इसी की देन है। वो इसी लौटते हुए मानसून की देन है। बिल्कुल। समझ गए। तो ये एक तरह का पिक एंड ड्रॉप सिस्टम है। हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं और तमिलनाडु के तट पर छोड़ देती हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ सीधे सवालों पर आजमा कर देखते हैं। पहला सवाल, राजस्थान में इतनी कम बारिश क्यों होती है? इसके भी 2 कारण हैं और दोनों मानसून की शाखाओं से जुड़े हैं। पहला, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो अरब सागर से आने वाली हवाओं के समानांतर हाँ, हवाएं उसे रोक नहीं पाती हैं, बल्कि उसके बगल से सीधी निकल जाती हैं। अच्छा। दूसरा, जब तक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा घूमकर दिल्ली पार करके राजस्थान पहुंचती है, तब तक उसकी सारी नमी रास्ते में ही बरस चुकी होती है। उसके पास राजस्थान को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये तो बहुत अटरेक है। अगला सवाल, भारत के किस तट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? पश्चिमी तट पर, खासकर कोंकण और मालाबार तट। इसका सीधा कारण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
पश्चिमी घाट की मजबूत दीवार जो अरब सागर से आने वाली नमी से लबालब हवाओं को रोककर उन्हें बरसने पर मजबूर कर देती है। बेहतरीन। तो अगर मुझे इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो मैं कहूंगी, पहला, मॉनसून का मतलब है हवाओं का यू टर्न लेना, खासकर गर्मी में समुद्र से जमीन की ओर। सही। दूसरा, इसका इंजन है जमीन और समुद्र का अलग अलग रफ्तार से गर्म होना, जिससे प्रेशर का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। तीसरा, भारत में आने वाला मॉनसून 2 फौजों में बंट जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हाँ। चौथा, पश्चिमी घाट एक विलन और हीरो दोनों है, एक तरफ बाढ़ जैसी बारिश देता है और दूसरी तरफ सूखा छोड़ देता है। और पांचवा, सबसे बड़ी पहेली, तमिलनाडु अपनी बारिश के लिए लौटते हुए यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून का इंतजार करता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। इन 5 बिंदुओं पर जिसकी पकड़ मजबूत है वो मॉनसून से जुड़े लगभग 90% सवालों को आसानी से हल कर सकता है। 90%? हाँ, और यही स्मार्ट स्टडी है। अल नीनो या ITCZ की गहरी थ्योरी में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा का फोकस इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर ही रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि क्या छोड़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। इस पूरी